तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत बेहतर होंगे। आइए आज मिलके समझते हैं हम फंक्शन को। प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी जिसमें हमने सेट को कवर करा था और उसके बाद हमने रिलेशन को कवर करा था, साथ ही साथ हमने एलिमेंट्स की जो एक्सरसाइज थी उनको डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे फंक्शन के बारे में और फिर हम करेंगे फंक्शन की एलिमेंट्स की जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस। तो देखिए फंक्शन है क्या, तो हमने पढ़ा था रिलेशन। अब जो रिलेशन है उसी की एक स्पेशल टाइप को हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, यानी कि फंक्शन और कुछ नहीं है, ये भी एक टाइप का रिलेशन है बट ये एक स्पेशल टाइप है, मतलब इसमें कुछ कंडीशन है। तो आसान भाषा में अगर हम इसको समझें कि फंक्शन क्या है, सपोज़ हमारे पास ऐसे में एक एरो डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। यहाँ मेरे पास डोमेन है जिसको मैं कह सकता हूँ प्री इमेज, और यहाँ मेरे पास रेंज है जिसको मैं बोल सकता हूँ इमेज। यहाँ मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है, सपोज़ 1 2 3 4, और मैंने देखा कि 1 की एक इमेज यहाँ पर बन रही है सपोज़ 8, और 2 की एक इमेज बन रही है 9, 3 की 7 और 4 की 16। एक मैं और बनाता हूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पर बनाया A B C और यहाँ पर मैंने बनाया D E F और मैंने कुछ इसको ऐसे बनाया। और मैं एक और बनाता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा N E H और यहाँ लिखा P A N। अब N का P, E का भी P और H का A, और यहाँ पर मान लीजिए G है और G का N। एक और मैं मैपिंग बना देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा A X Y और यहाँ मैंने लिखा T M G। तो A T एंड X T देन Y M और Y G। ये मैंने 4 अलग अलग टाइप के एरो डायग्राम बनाए हैं जिनमें कोई भी 4 रिलेशन को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। फर्स्ट मुझे ये बताता है कि अगर मैंने उस रिलेशन में, अभी मैं रिलेशन के रेफरेंस से आपको समझाऊंगा कि फंक्शन कब बनेगा। 1 पुट करा तो मुझे 8 मिला, तो यानी कि जब मैंने 1 पुट करा था तो मुझे 8 मिला। देन 2 पुट करा तो मेरे को 9 मिला, 3 करा तो 7 और 4 करा तो 16। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट के लिए बनाया। इधर अगर मैं A पुट करता हूँ तो मुझे D मिलता है, और अगर B पुट करता हूँ तो अगेन मेरे को D मिलता है। C पुट करने पर मुझे E मिलता है। ठीक है, अब ज़रा इसे देखिए, अगर मैं N पुट करूँ तो भी मुझे P मिलता है, और अगर मैं E पुट करूँ तो भी मुझे P मिलता है। H पुट करने पर मुझे A मिलता है, और G पुट करने पर मुझे N मिलता है। अब ज़रा इस लास्ट को देखते हैं। A पुट करने पर मुझे T मिलता है, X पुट करने पर भी मुझे T मिलता है, और Y पुट करने पर M मिलता है, और Y ही पुट करने पर मुझे G मिलता है। तो मैंने 4 रिलेशन आपको मैपिंग के थ्रू बताए और उन चारों के मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिख के आपको समझाए। तो फंक्शन कब होगा, देखिए अगर मेरे पास यहाँ डोमेन में जो प्री इमेज है, मतलब जो मेरे पास फंक्शन है उस फंक्शन में जो मैं वैल्यू रख रहा हूँ और मुझे जो रिज़ल्ट ऑब्टेन हो रहा है, मतलब एक तरीके से इनपुट है, अगर मैं इनपुट डाल रहा हूँ फंक्शन पे और मुझे आउटपुट ऑब्टेन हो रही है, तो हमेशा हर इनपुट की कोई ना कोई आउटपुट आनी चाहिए, पहली कंडीशन। तो यहाँ हर इनपुट की कोई ना कोई आउटपुट है, और किसी भी एक इनपुट पे 2 आउटपुट नहीं आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 1 पुट करने पे 8 आ जाए और 1 ही पुट करने पर 9 आ जाए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक इनपुट के आपके पास 2 आउटपुट नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो देन वो फंक्शन नहीं है, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो फंक्शन है। तो देखिए 1 का 8 है, 2 का 9, 3 का 7, 4 का 16, यानी कि सभी इनपुट के अलग अलग आउटपुट हैं। अब ज़रा इस पे देखिए, A पुट करा तो मुझे D मिला, B करा तो D और C करा तो E। तो ध्यान से देखिए, एक से एक ही मिल रहा है, B से भी एक मिल रहा है। हाँ, ये अलग अलग इनपुट है, इनका आउटपुट सेम हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी मेरे पास एक फंक्शन है। इस पे समझते हैं, N पुट करने पर P मिल रहा है, E पुट करने पर P मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि
इसका एक ही आउटपुट है, इसका भी एक ही आउटपुट है। h पुट करने पे a और g पुट करने पे n, तो ये भी मेरे पास फंक्शन है। अब इसको देखिए, a पुट करने पर t आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x पुट करने पे t आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y पुट करने पे m आ रहा है और y पुट करने पर g, बस यही प्रॉब्लम थी। मेरे पास y जो इनपुट थी, यानी कि जब मैंने y की वैल्यू पुट करी तो मेरे पास दो आंसर जनरेट हो गए, m और g, और ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये फंक्शन नहीं है। मतलब आसान भाषा में फंक्शन तब नहीं हो सकता जब आपका पहला एलिमेंट रिपीट हो। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पहला एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, रिपीट नहीं है। यहाँ पहला एलिमेंट क्या है, NEHG, रिपीट नहीं है। यहाँ पर ABC रिपीट नहीं है, AXYY रिपीट है। तो ये फंक्शन नहीं होगा। मतलब फंक्शन तब नहीं हो सकता जब आपने एक वैल्यू रखी और उसके दो आंसर आ जाएं या दो से ज़्यादा आंसर आ जाएं। हाँ, ऐसा हो सकता है दो अलग अलग वैल्यूज़ पे n और e पे आंसर सेम आ जाए। दो अलग अलग वैल्यू का सेम आंसर हो सकता है, पर एक वैल्यू के एक से ज़्यादा आंसर नहीं हो सकते। प्लस ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर मैंने कभी यहाँ पर एलिमेंट्स रखे तो ऐसा नहीं हो सकता कि इधर कोई एलिमेंट एम्प्टी रह जाए, मतलब उसके लिए कोई भी आपको रेंज ना मिले। तो फंक्शन दो कंडीशन में नहीं होगा। एक कंडीशन, इधर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पे रखने पर मुझे रिजल्ट ऑब्टेन ना हो, मतलब सभी का रिजल्ट ऑब्टेन होना चाहिए। सेकंड, जो भी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ उसका एक ही आंसर आए, एक से ज़्यादा आंसर नहीं आए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ आप एक बारात में गए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ कि सपोज़ आप किसी बारात में गए, तो बारात में जाने के बाद हर एक जो पर्सन होगा वो जब किसी भी स्टॉल पर जाएगा, कुछ भी फूड आइटम खाएगा, तो वो एक ही प्लेट ले सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्सन दो प्लेट ले, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप कभी भी कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, किसी शादी समारोह में जा रहे हैं, अगर आपके पास एक प्लेट है तो आप एक ही प्लेट का यूज़ करके फूड ले सकते हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन दो प्लेट नहीं ले सकता। अगर एक ही पर्सन ने दो प्लेट ली हैं तो उसको फंक्शन से हम बाहर कर देंगे। उसको हम ये कहेंगे कि आप फंक्शन में स्टे नहीं कर सकते। फंक्शन में स्टे करने का रीज़न क्या है कि एक पर्सन के पास एक ही प्लेट होगी, मतलब एक वैल्यू पुट करने पर एक ही आंसर आना चाहिए। एक वैल्यू पुट करने पर अगर दो आंसर आए तो वो फंक्शन में नहीं होगा। अब क्या सारे रिलेशन ही फंक्शन होते हैं? तो देखिए, मैंने अलग अलग रिलेशन लिखे थे पर ये रिलेशन फंक्शन नहीं हुआ। तो सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, पर सारे फंक्शन रिलेशन, बिल्कुल सही, सारे फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं। मैंने जितने भी फंक्शन लिखे थे वो सारे रिलेशन है, पर सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। इसी को हम एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, जब कहीं पर कोई रिलेशन बनता है उसी के बाद फंक्शन होता है। मान लीजिए कहीं पर कोई शादी समारोह है तो सबसे पहले रिलेशन बनेगा, उसके बाद फंक्शन होगा। पर ये ज़रूरी नहीं है कि सारे रिलेशन से ही फंक्शन हो, मतलब हर एक रिलेशन बनने के बाद ज़रूरी नहीं है कि शादी समारोह हो। लेकिन अगर शादी समारोह हुआ है, फंक्शन हुआ है, तो कन्फर्म है कि पहले रिलेशन हुआ होगा। तो मैंने इन शॉर्ट आपको बताया कि ये फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। फंक्शन तभी हो सकता है जब हर एक इनपुट का आउटपुट आए और एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं आने चाहिए, जिसको मैंने आसान करने के लिए आपको ये प्लेट का एक एग्जांपल बताया। अब हम समझेंगे कि कैसे हम नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड कर सकते हैं और नंबर ऑफ प्योर रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, प्लस टाइप ऑफ फंक्शंस। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर हमें कभी भी नंबर ऑफ रिलेशन निकालना हो तो नंबर ऑफ रिलेशन हमने पढ़ा था 2 की पावर mn, वेयर m ए सेट के एलिमेंट्स, मान लीजिए यहाँ 1 2 3 हैं तो m यहाँ पर हो गया 3, और b क्या होगा 4 और 5, यानी कि ये हो गया n। अगर मुझे नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हो तो नंबर ऑफ फंक्शन कहता है b के जो एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पर इसको मैं n मान रहा हूँ और इसके एलिमेंट को m मान रहा हूँ, तो n की पावर m, यानी कि यहाँ पर है 2 एलिमेंट और यहाँ है 3, तो 2 की पावर 3, यानी कि 2 × 2 × 2, यानी कि यहाँ से मैं 8 फंक्शन बना सकता हूँ।
अगर मुझे प्योरली रिलेशन बताने हो, मैंने को सिर्फ ये बताना हो कि सिर्फ रिलेशन कितने बनेंगे, फंक्शन नहीं बनने चाहिए, तो जितने मेरे पास रिलेशन बनेंगे उसमें से मैं फंक्शंस को माइनस कर दूंगा। तो और ये भी याद रखेंगे, क्या सारे रिलेशन फंक्शन होंगे? एग्जांपल से याद करिए, क्या सारे रिलेशन बनने का फंक्शन होना ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं हो सकता कि कोई रिलेशन बने हो फंक्शन ना भी करे। तो सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, पर सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं। अब हम समझते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। देखिए, टाइप ऑफ फंक्शन को मैं बहुत कम समय में आपको ईजिली समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो होता है वो होता है रियल फंक्शन। रियल फंक्शन अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊं, अगर मेरे पास एक fx है और यहाँ पर मेरे पास x है जो कि x बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो रियल फंक्शन तब कहलाता है जब हम रियल वैल्यू ही पुट करते हैं और हमें रियल वैल्यू ही मिलती है। एक्चुअल में जो fx है, इस fx का मतलब y ही होता है। फिर हम इसको fx क्यों लिखते हैं? देखिए, जब हम लोअर क्लास में पढ़ते थे तो हम कहते थे कि y क्या होगा, x प्लस 7, और सपोज x की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस 7 10, तो y हुआ 10। अगर x हुआ मान लीजिए 2, तो 2 प्लस 7 y हुआ 9। यानी कि y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड करती है। तो ये f भी यही बताता है, ये बताता है कि ये डिपेंडेंट है। f मीन्स इट इज़ डिपेंडेंट ऑफ x, मतलब जो f है वो डिपेंडेंट है x पे। x रखने से y में चेंज आता है, इसलिए x को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको ऐसे ना लिखने के बजाय, मतलब हमें ये ना बताना पड़े कि y डिपेंडेंट, हम लिख देते हैं f ऑफ x, मतलब जो भी ये फंक्शन निकल के आएगा वो x पर डिपेंड करता है, उसी को हम बोलते हैं y। यानी कि f मीन्स डिपेंडेंट ऑफ ऑन व्हाट x, मतलब जो वैल्यू यहाँ से आ रही है वो x पर डिपेंड है, इसलिए y को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आ जाइए दोबारा से रियल फंक्शन पे। रियल फंक्शन में मैंने बताया ऐसा फंक्शन जिसमें हम जब रियल वैल्यू पुट करें तो हमें रियल वैल्यू ही मिलती है। उसके बाद हमारे पास आता है पॉलिनोमियल फंक्शंस। हालांकि इसको अलग अलग करा हुआ है, पर हम इसको एक ही कैटेगरी में समझ लेते हैं, पॉलिनोमियल की कैटेगरी में। तो मैंने आपको बताया नेक्स्ट फंक्शन दैट इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर आपके पास आएगा कांस्टेंट फंक्शन, देन उसके बाद आपके पास आएगा लीनियर फंक्शन, एंड देन उसके बाद आपके पास आएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन, देन उसके बाद आपके पास आएगा क्यूबिक फंक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे सिग्नम फंक्शन की, मॉडुलस फंक्शन की और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अभी मैं आपको वही फंक्शन यहाँ समझाऊंगा जो कि कम टाइम में मैं आपको समझा सकूँ और जो सारे इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, ये सारे के सारे फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन का ही हिस्सा है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कि f(x) इज इक्वल टू c, मतलब आप x की कोई भी वैल्यू रखें आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ग्राफ लूँ और मैं आपको कहता हूँ कि इधर x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो मुझे c ही मिला, 2 वैल्यू रखी तो भी c ही मिला, 3 वैल्यू रखी तो भी c मिला। मतलब x की कोई भी वैल्यू मैंने फंक्शन में जब रखी होगी तो मुझे कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी। मैं इसको आसान भाषा में बता देता हूँ, f(x) इज इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स प्लस 5। देखिए, यहाँ पर आप x को 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, हमेशा आपको 5 ही मिलेगा। इसको मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट फंक्शन। और जब मैं इसका ग्राफ शो करूँगा तो ये या तो पैरेलल टू x एक्सिस आएगा अपवर्ड या पैरेलल टू x एक्सिस आएगा डाउनवर्ड, ठीक है। और इसकी अगर हम डोमेन और रेंज की भी बात कर लें तो डोमेन इसके रियल नंबर होंगे और रेंज भी इसका रियल नंबर होगा। मतलब डोमेन मीन्स कि आप इसमें क्या पुट कर सकते हैं, तो आप इसमें कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं और रिजल्ट आपका क्या आएगा, एनी रियल नंबर। देन लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन जो होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी, जहाँ पर a और b कोई रियल नंबर होंगे और a कभी भी 0 नहीं होगा। और आसान भाषा में अगर मैं लिखूँ तो जैसे 2x प्लस 1, तो यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू पुट करते रहेंगे, आपको सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू मिलेगी और ये फंक्शन आपका कहलाएगा लीनियर फंक्शन, क्योंकि इसमें जो x है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। और जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसके भी डोमेन और रेंज क्या होंगे, रियल नंबर्स। आप इसमें कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे तो आपको रियल नंबर ही मिलेगा। क्वाड्रेटिक जो फंक्शन होता है f(x), उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। मैं इसकी एक स्पेशल टाइप आपको करा देता हूँ जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ f(x) इज इक्वल्स टू x²। देखिए, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्योंकि इसके अंदर एक वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर है 2, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक।
अगर सपोज मैं x को रख देता हूँ 1 तो मुझे 1 ही मिलेगा, -1 रख लेता हूँ तो भी मुझे 1 ही मिलेगा, 2 रख देता हूँ तो मुझे 4 मिलेगा, -2 रखता हूँ तो मुझे 4 मिलेगा, एंड अगर मैं 0 रखता हूँ तो मुझे 0 ही मिलेगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ था 1 2 -1 -2, तो 0 रखा 0 आया, 1 रखा तो मेरे पास 1 आया, 2 रखा तो मेरे पास आया 4, देन -1 रखा तो 1 आया, -2 रखा 4, तो ये मेरे पास कैसा ग्राफ बना, दैट इज़ अपवर्ड पैराबोला। तो यानी कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ जब मैं बनाता हूँ तो पैराबोला बनता है। अब डोमेन और रेंज समझते हैं। देखिए x के अंदर आप कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा आएगा तो पॉजिटिव, यानी कि डोमेन जो आपकी आएगी वो आएगी 0 टू इन्फिनिटी, मतलब हमेशा डोमेन जो आएगी वो आपकी डोमेन आपकी रियल नंबर आएगी, डोमेन जो है वो आपकी रियल नंबर आएगी, और जो रेंज यहाँ से आएगी वो आएगी आपकी पॉजिटिव रियल नंबर्स। जो भी वैल्यू आप रखेंगे इस केस में आपको पॉजिटिव रियल नंबर ही ऑब्टेन होगा। ऐसे क्यूबिक फंक्शन का मैं आपको एक स्पेशल केस करा देता हूँ, हालांकि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है ax³ + bx² + cx + d, जिसमें आपका जो a है वो कभी 0 नहीं होगा और यहाँ पर भी a कभी 0 नहीं होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर हाईएस्ट पावर 3 नहीं रहेगी, क्यूबिक नहीं रहेगा। तो इसका मैं एक स्पेशल केस आपको करके बताता हूँ जिसमें x की पावर 3 है। तो जब आप इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, x को 1 रख के, -1 2 -2 3 -3 रख के, तो आपके पास कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको ऑब्टेन होगा, और इसकी जो डोमेन होगी वो होगी एनी रियल नंबर। और जब आप इसकी रेंज निकालेंगे तो यहाँ थे आपके पॉलिनोमियल फंक्शन। अब समझते हैं इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन उसके बाद मॉडुलस फंक्शन, देन उसके बाद सिग्नम फंक्शन, और एक फंक्शन मैं आपको और इसमें एक्स्ट्रा कराऊंगा, दैट इज़ इक्वल फंक्शन। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, ये मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसका नाम जो है ये इसका सिंबल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ज़रूर है। ये कहना क्या चाहता है, ये कहता है कि जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे ये उसको इंटीजर बना देगा, बट इंटीजर कैसा, ग्रेटेस्ट। अब इंटीजर क्या होते हैं, जितने नेगेटिव के नंबर होते हैं, जितने पॉजिटिव के नंबर होते हैं इंक्लूडिंग 0, उसको हम इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर कभी डेसिमल में नहीं होते। सपोज मैंने रखा 1.2 तो ये उसे 1 बना देगा। मैंने रखा सपोज 1.4 तो भी ये उसे 1 बना देगा। मैंने रखा 1.9 तो भी ये उसे 1 बना देगा। अब ऐसा क्यों, देखिए अगर मेरे पास नंबर लाइन है 0 1 एंड 2 तो 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 एंड सो ऑन। तो 1 और 2 के बीच में मेरे पास ये डेसिमल नंबर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है कि इनके आसपास जो भी सबसे बड़ा इंटीजर आएगा, तो डेसिमल में जब आप चलेंगे तो ये सारे किसके ज़्यादा नज़दीक होंगे, 1 के। अगर आप 1.9 पर भी जाएं, मेरी बात आप समझिए, अगर मेरे पास ये 1 है और मैं 1.9 पर गया और ये 2 है, तो 2 से पहले जितने भी डेसिमल्स हैं वो नियर किसके हैं, 1 के। तो इसीलिए इसमें हम ग्रेटेस्ट वर्ड लगाते हैं। मतलब इसमें अब ग्रेटेस्ट ऐसे नहीं समझना कि इसके नज़दीक तो 2 है, नहीं। 1 से जब हम चले, चाहे 1.9 तक, 1.8 तक, 1.7 तक, तो डेसिमल में 2 तक गए नहीं, क्योंकि 2 के बाद वाले जो हैं वो नियर आएंगे 2 के। 2 से पहले वाले तो 1 के रेंज में ही रहेंगे। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्रेटेस्ट का आप रेसिप्रोकेट कर लें, तो हम इसका रेसिप्रोकेट करेंगे लोअर। तो आप देखें 1.9 किसके बीच में आता है सर, 1 और 2 के। तो इसमें स्मॉलर कौन है, 1, तो वही होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1। सपोज मैंने यहाँ लिख दिया 5.6 5.7, तो आप देखिए 5.6 और 5.7 किसके बीच में आता है, आप कहेंगे सर 5 और 6, तो इनमें स्मॉलर कौन है, 5, तो ये क्या बना देगा, इनको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 बना देगा। पर नेगेटिव में आपको ध्यान रखना है, अगर -1 है, -2 है और मैं आपको कह दूं -1.7, तो -1.7 -1 और 2 के बीच आता है, तो इनमें स्मॉलर कौन है, -2, तो ये इसको -2 बना देगा। -1.7 किसके बीच में, -1 और -2 के बीच में, तो -1 और -2 में स्मॉलर कौन है, -2, तो 1.7 जो है वो -2 के पास चला जाएगा। यानी कि आसान भाषा में जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करते हैं तो जो भी डेसिमल की वैल्यू है वो आपने देखनी कि किस इंटीजर के बीच में आती है, उसमें जो स्मॉलर होगा वही आप इंटीजर लिख देंगे।
मॉडुलस फंक्शन ये कहता है, और इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो मैं इसका ग्राफ भी आपको बता देता हूँ। इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो सपोज़ मेरे पास एक फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, और मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तो अगर मैंने 0 पुट करा होता तो 0 ही आता। अब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 2 एंड 3। अगर मैं 1 रखूँगा तो 1 ही आएगा, इसमें 1 रखने पर 1 ही आएगा। अगर मैं 1.1 रखूँगा तो भी 1 ही आएगा, 1.2 रखूँगा तो भी 1 ही आएगा, 1.3 तो भी। तो मैं चलता जाऊँगा तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, लेकिन जैसे मैं 2 रखूँगा तो ये 2 हो जाएगा। देखिए जैसे मैं 1.9 तक इसमें वैल्यू रखूँगा तो ये 1.9 किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के, तो स्मॉलर है 1, तो 1.9 तक तो मुझे fx की वैल्यू 1 ही मिलेगी, लेकिन 2 करते ही 2 हो जाएगी। देन 2.1 में 2, 2.2 में 2, 2.3 में 2, तो 2.9 तक 2 मिलेगी, लेकिन 3 करते ही मेरे पास फिर 3 आ जाएगा। तो इसमें स्टेप वाइज बनेगा, जब आप ग्राफ बनाएंगे ऐसे ही आपका स्टेप वाइज बनेगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो इसका जो डोमेन आएगा वो रियल नंबर आएगा, लेकिन रेंज हमेशा क्या आएगी, इंटीजर्स। मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है, मॉडुलस फंक्शन ये कहता है कि आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर दें, ये उसको पॉजिटिव बना के आपको देगा। मान लीजिए आपने -3 पुट करा तो ये इसको पॉजिटिव बना देगा। आप 3 भी पुट करेंगे तो भी ये 3 ही बना के देगा। तो आप जब भी इसका ग्राफ बनाने चलेंगे, सपोज आपने -1 पुट करा तो भी आपको क्या मिलेगा, +1। आप -2 पुट कीजिए तो भी आपको क्या मिलेगा, 2। आप 1 कीजिए तो भी 1, 2 कीजिए तो 2, 0 की करेंगे तो 0। तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इसके अंदर डोमेन जो होगी, वैल्यू जो आप पुट करेंगे, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, पर जो रेंज आएगी वो आपके हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स ही आपको मिलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। सिग्नम फंक्शन क्या कहता है, सिग्नम फंक्शन कहता है कि अगर आपके पास कभी भी fx आपको दिया हुआ है, 3 तरीके से आपको मिलेगा। x इज़ ग्रेटर देन 0 तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0, यहाँ 1, एंड व्हेन x इज स्मॉलर देन 0 देन -1। सिग्नम फंक्शन ये कहता है कि जब भी x की आप कोई भी वैल्यू रखेंगे, जब भी आप x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो fx आपका हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, 1 रखा तो भी 1, 2 रखा तो भी 1, 3 रखा तो भी 1, 4 रखा तो भी 5 रखा तो 6, तो ये बनेगा। लेकिन 0 रखेंगे तो 0, लेकिन जैसे ही आप x की वैल्यू स्मॉलर देन रखेंगे 0, यानी कि -1, -2, -3, -4, -5, तो हमेशा -1 ही आएगा। तो ये आपका बनेगा क्या, ग्राफ किसका, सिग्नम फंक्शन का। तो सिग्नम फंक्शन की जो आपकी डोमेन आएगी वो रियल नंबर आएगी, पर रेंज आपके पास क्या आएगी, 1, 0 एंड -1। तो ये कुछ एक फंक्शन के बारे में था और टाइप ऑफ फंक्शन थे। मुझे उम्मीद है कि आपको कम समय में ये सारे टाइप ऑफ फंक्शन और फंक्शन के बारे में समझ आया होगा। अब मैं एलिमेंट्स के कुछ एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ जिससे कि आप डोमेन और रेंज निकालना आइडेंटिफाई कर पाएँ। मिलके समझते हैं ये क्वेश्चन, जो कि एलिमेंट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी बड़े इजी क्वेश्चन है जब आप इनको करेंगे। हालांकि मैं क्वेश्चंस हैं वो मैं बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं फंक्शंस के बाद इसमें आपको डोमेन और रेंज के बारे में बताऊँगा। इसमें मुझे इसकी डोमेन पता करनी है। तो देखिए डोमेन क्या होती है, डोमेन का मतलब होता है कि मैं इस फंक्शन में क्या पुट कर सकता हूँ। अब बात ये आती है कि सर पुट तो कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि हम रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं तो आपको 2 बातें दिमाग में रखनी है। एक तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब अगर आपको कोई फंक्शन दिया है तो डिनोमिनेटर में आप ऐसी वैल्यू नहीं रख सकते जिससे डिनोमिनेटर 0 बन जाए। न्यूमरेटर 0 बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, अगर रूट में दिया है तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर ये इमेजिनरी बन जाएगा और फंक्शन हमने रियल पढ़ा है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर 3x लिख रहा हूँ तो मैं इस x में अगर -1 पुट कर देता हूँ तो -3 आएगा, तो मेरा ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमने रियल फंक्शन पढ़ा है। तो रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आप रख सकते हैं और रखने के बाद वो पॉजिटिव ही रहना चाहिए, तभी वो फंक्शन जो होगा माना जाएगा। या अगर मैंने 1/x लिखा तो मैं x की जगह 0 नहीं पुट कर सकता, क्योंकि ये फिर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यानी कि जब भी आप डोमेन पुट करेंगे
यानी कि किसी फंक्शन के लिए x की वैल्यू पुट करेंगे तो आप दो बातों का ध्यान रखेंगे कि उस x की वैल्यू को रखने के बाद डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं बनना चाहिए, और अगर वो रूट में है तो उसके अंदर नेगेटिव नहीं बचना चाहिए। तो देखिए इसको करने का मैं एक आपको आसान तरीका बताता हूँ। देखिए अगर मुझे ये जानना है कि यहाँ पर जो फंक्शन मुझे दिया हुआ है fx, जिससे मुझे y मिलता है, और fx का मतलब मैं बता चुका था, f मतलब डिपेंडेंट किस पे, x पे, मतलब ये जो पूरे का पूरा है वो डिपेंडेंट है x पे। तो मुझे पता करना है यहाँ क्या मैं पुट कर सकता हूँ, डोमेन क्या है। तो मैं पहले ये पता कर लेता हूँ कि ये ज़ीरो कब बनेगा। तो देखिए अगर मुझे ये पता करना है कि व्हेन fx इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसका मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस 3x किसके बराबर होगा, ज़ीरो के। तो x को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से x आया 0 और x आया 3। ये मैंने पता करा कि x को 0 रखने पर पूरा फंक्शन 0 बन जाएगा और 3 रखने पर भी 0 बन जाएगा। अब मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी। तो देखिए अगर मैं 0 पुट करता तो ये 0 बनता। तो मेरे पास तीन कंडीशन है, या तो मैं 0 से नीचे की वैल्यू पता कर लूँ, या 0 से 3 के बीच में, या 3 से ऊपर। देखिए तीन कंडीशन मैंने बनाई। एक तो मैंने कहा लेस देन 0, ये मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। दूसरा 0 to 3 एंड देन मोर देन 3। तो देखते हैं कि हमारे फंक्शन क्या क्या वैल्यू देगा। अब फंक्शन क्या वैल्यू नहीं देना चाहिए, याद कीजिए कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। तो अगर तीनों कंडीशन में नेगेटिव नहीं बनता तो फिर आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर किसी में नेगेटिव बन गया तो आप वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो लेस देन 0, 0 से नीचे कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, -1। तो अगर मैं इसमें -1 पुट करता हूँ तो देखते हैं ये क्या बनता है। तो मैंने -1 इसमें पुट करा तो ये बना 4, यानी कि 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसमें -2 पुट कर देता हूँ तो देन अगेन ये बना 4, 3 2 are 6, यानी कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यानी कि लेस देन 0 पुट करने पर पॉजिटिव मिलेगा। तो यानी कि 0 से कम की वैल्यू तो मैं पुट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन मेरा डिफाइन ही रहेगा। 0 से 3 के बीच में, क्योंकि 0 और 3 में तो 0 बन रही है, मैं कोई भी वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ। तो 1 का स्क्वायर -3 × 1, तो ये क्या बना, नेगेटिव। और फंक्शन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यानी कि यहाँ तो ये बन गया नेगेटिव। तो यानी कि इनके बीच की वैल्यू मैं पुट नहीं कर सकता, यानी कि 0 से 3 के बीच की आप कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अगर 0 से 3 के बीच की मैंने कोई वैल्यू पुट करी, जैसे 1 पुट करी, तो ये नेगेटिव बन गया, तो यहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। देन मोर देन 3, तो मैं 4 ही पुट करके देख लेता हूँ। 4 का स्क्वायर -3 × 4, तो 16 - 12 यानी कि 64, तो अगेन पॉजिटिव आया। अगर मैं 5 रखूं तो 25 एंड 15 अगेन, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आया। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ इन बिटवीन 0 to 3 मैं इसके अंदर वैल्यू पुट नहीं कर सकता। हाँ, उससे पॉजिटिव और उससे नीचे की वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन रहेगा। तो क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता कि जो मेरी डोमेन आएगी वो किससे बिलोंग करेगी, रियल नंबर से, पर उसमें कौन नहीं आएंगे, 0 और 3 के बीच के नंबर। इसीलिए मैंने ये इंटरवल लगाया। मैंने क्या कहा, आप इसमें कोई भी रियल नंबर रख के देख लें, सिर्फ 0 और 3 नहीं रखना, और उनके बीच के नंबर भी आपने नहीं रखने, ठीक है। 0 और 3 तो आप रख सकते हैं, सॉरी, उनके बीच के नंबर आप नहीं रख सकते, क्योंकि 0 और 3 रखने से 0 बन जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी आपकी डोमेन। आपको डोमेन पता करना है तो आप उसमें पहले ये पता करें कि फंक्शन 0 कहाँ बनेगा। फिर आप देखें कि जहाँ 0 बन रहा है उससे लेस वैल्यू पुट करने पर क्या बन रहा है और मोर पर रखने पर क्या बन रहा है। दो कंडीशन में आप फंक्शन नहीं बना सकते। एक कंडीशन, जब फंक्शन में रूट दिया हो तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। दूसरी कंडीशन, डिनोमिनेटर कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो एक पार्ट और देख के मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे इसका एक और पार्ट है 2x - 2x² अंडर द रूट, ठीक है, ये fx है। तो मुझे पता करना है कि इसकी डोमेन क्या है, मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं क्या पुट कर सकता हूँ। तो देखिए, सारे रियल नंबर पुट कर सकता हूँ, पर रूट है तो अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो कैसे पता करें, तो सबसे पहले मैं पता करूँगा कि ये 0 कहाँ बनेगा। तो मैं इसके लिए 0 पता करता हूँ कहाँ बनेगा। तो ये मेरे पास हो गया कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं
ताकि मेरे को थोड़ा ईजी हो जाए। तो ये कुछ ऐसे बनेगा। अगर मैं 2x कॉमन लूँगा तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो दिस मीन्स 2x इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 x1। मतलब मैंने पता कर लिया 0 रखने पर ये 0 बनता है और 1 रखने पर भी ये 0 बनता है। यानी कि अगर मैं ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करूँ तो 0 और 1 रखने पर ये 0 बनता है। तो इसके बीच की वैल्यू मैं नहीं रख रहा, अब मैं 0 से बड़ी और 0 से छोटी वैल्यू रखूँगा। यानी कि मैं केस 1 में लूँगा क्या, लेस देन 0। मतलब अब मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं 0 से छोटी वैल्यू रखता, या मैं यहाँ लिख देता हूँ लेस देन 0, अगर मैं 0 से छोटी वैल्यू रखता तो क्या होता। तो मैं -1 इसमें रख के देखता हूँ। तो 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो -2, दिस इज़ 1, तो 2 1s are 2, -2, तो ये तो मेरे पास क्या आ गया -4। तो फंक्शन तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ नेगेटिव बना, यहाँ क्या बना नेगेटिव। तो यानी कि 0 से कम की वैल्यू मैं पुट ही नहीं कर सकता, क्योंकि पहली वैल्यू पे ही नेगेटिव बन गया। तो ऑब्वियसली बात है उससे जब मैं और स्मॉलर रखूँगा तो ये नेगेटिव ही रहेगा। तो यानी कि ये वैल्यूज़ मैं इसके अंदर पुट नहीं कर सकता। 0 पे रखूँगा तो 0, 1 पे तो 1, अब 1 से ग्रेटर मैं करता हूँ तो मोर देन 0। ठीक है, अब मोर देन 0 में यहाँ पर 1 ही रख के देखता हूँ, तो ये बना 2, देन अगेन 2, तो ये मेरे पास सॉरी मोर देन 0, तो यहाँ पर मैं मोर देन 1 रख के देखता हूँ। ठीक है, तो मोर देन 1 यानी कि 2 में यहाँ रख के देखता हूँ, तो 2 2s are 4, देन 2 2s are 4 एंड 4 2s are 8, तो यानी कि ये क्या आ गया नेगेटिव। इसका मतलब ना तो मैं 0 से छोटी वैल्यू रख पा रहा हूँ ना 1 से बड़ी, तो इसका मतलब 0 और 1 ही रख पा रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 0 एंड 1 देन करली ब्रेसेस। ध्यान रखिए इसमें 3 बातें हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा इट मीन्स 0 और 1 नहीं आएंगे, उनकी बीच की वैल्यू। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो 0 और 1 भी आएंगे, उनके बीच की वैल्यू। और अगर मैं 0 एंड 1 करली ब्रेसेस रख दूंगा तो इसका मतलब मैं सिर्फ इसमें 0 और 1 ही पुट कर सकता हूँ। मतलब इसके अंदर आप सिर्फ 0 और 1 ही पुट कर सकते हैं। अगर आपने 0 और 1 के अलावा कुछ और पुट करा तो ये रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए इसकी डोमेन होगी 0 एंड 1 ओनली। वो पूछता है इसकी डोमेन क्या होगी, यहाँ क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो देखिए न्यूमरेटर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो रूट में नहीं है, तो ये 0 भी बन जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये 0 नहीं बनना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसी को सॉल्व करके देखता हूँ कि ये 0 कहाँ बनता है। तो मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करूंगा, तो मेरे पास आएगा यहाँ -4x एंड -1x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 5। तो यहाँ से x कॉमन लूँगा, x माइनस 4, -1 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन मैं अगर इसमें से x माइनस 4 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचता है x माइनस 1। तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 4 और 1 रखने पर ये 0 बन जाएगा। तो फिर मैं ये रख ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 4 और 1 रखने पर डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो मुझे ये तो पता लग गया कि मैं 1 और 4 तो पुट नहीं कर सकता। तो मैंने ड्रॉ करी नंबर लाइन, ये मेरे पास 0 है, ये 1 है, ये 4 है, तो मुझे पता है 1 भी पुट नहीं कर सकता, 4 भी। अब मैं चेक कर लेता हूँ, तो 1 से स्मॉलर, एक 1 और 4 के बीच, और 4 से ग्रेटर। तो चलिए मैं 1 से स्मॉलर पुट करता हूँ, तो मैं पहले 0 पुट करके देखता हूँ। तो अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो 0 का स्क्वायर -5 इंटू 0 प्लस 4, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 आ रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए। तो यानी कि मैं 1 से स्मॉलर वैल्यू पुट कर सकता हूँ, जो कि मैंने 0 पुट करी थी। एक और रख के देख लेते हैं, -1। तो -1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 4 दैट इज़ 1, देन 5 प्लस 4, तो 4 प्लस 1 सॉरी यहाँ पर -1 था तो ये हो जाएगा +5, तो 10। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब 0 से स्मॉलर सारी वैल्यूज़ पर फंक्शन डिफाइन रहेगा। अब मैं देखता हूँ 1 और 4 के बीच की कोई वैल्यू, तो मैं 2 रख देता हूँ यहाँ पर। 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 4, तो दैट इज़ 2 इंटू 2 4, देन 5 इंटू 2 10 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 8 - 10 -2। तो यानी कि मैं 1 और 4 के बीच की वैल्यू भी रख सकता हूँ। 4 से ग्रेटर 5 रख के देखिए तो कितना हो जाएगा 25, देन 5 इंटू 5 25 प्लस 4 तो रख सकता हूँ। इसका मतलब मैं सिर्फ क्या नहीं रख सकता 1 एंड 4। तो इसका आंसर क्या होगा रियल नंबर बट करली ब्रेसेस 1 एंड 4। करली ब्रेसेस क्यों लिखा कि सिर्फ 1 और 4 पुट नहीं कर सकता, उसके बीच की
उससे बड़ी और उससे स्मॉलर कोई भी वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो फंक्शन डिफाइन रहेगा, क्योंकि 1 और 4 रखने पर ये 0 बन रहा है। न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं है कि वो 0 बने या ना बने। तो एक पार्ट हम इसमें और लेते हैं। यहाँ मेरे को और रेंज भी बताना है और डोमेन भी बताना है, तो मैंने यहाँ पर लिया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 36 अपॉन एक्स माइनस 6 एंड एक्स नॉट इक्वल टू 6। वो कहता है इसकी डोमेन बताइए, मतलब इसमें क्या पुट किया जा सकता है, और रेंज भी बताइए कि क्या मुझे आउटपुट मिलेगा। और उसने खुद ने कहा कि x को आप 6 नहीं रख सकते, क्यों? 6 रखते ही डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ये पूरा अनडिफाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले पता करते हैं डोमेन का। तो देखिए मैंने आपको समझाया था कि न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं, हमें डिनोमिनेटर से मतलब है। तो x में आप कोई भी रियल नंबर रख लीजिए, x में आप कोई भी रियल नंबर रख लीजिए, पर आप 6 नहीं रख सकते, क्योंकि 6 रखने से 0 बन जाएगा, 0 बनते ही अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके अलावा ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही कंडीशन में नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, जब रूट हो और अंदर नेगेटिव हो तब नहीं होगा फंक्शन, या डिनोमिनेटर में 0 तब नहीं होगा। तो डोमेन तो हमें पता लगी कि भाई कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं पर 6 नहीं रख सकते। अब इसकी रेंज कैसे निकालें? तो रेंज निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप डोमेन पुट करें और फिर रेंज खुद से फाइंड करें, या आप y की वैल्यू पता कर लीजिए। y की वैल्यू आप कैसे पता करेंगे? देखिए सारे फंक्शन को मैं चेंज कर देता हूँ इन टर्म ऑफ x। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 6। तो इट इज़ a प्लस बी, a माइनस बी, ये हुआ कैंसिल आउट। तो y क्या आया? x प्लस 6। अब ज़रा ध्यान दीजिए, x 6 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो चलिए x की वैल्यू बना लेते हैं। तो y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स। x क्या नहीं हो सकता? कहते हैं 6 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ। तो y में मैं क्या रख सकता हूँ? आप ऐसा ही कोई नंबर रख लीजिए, लेकिन अगर y में मैंने 12 रख दिया तो 12 में से 6 गया तो 6 बचा, तो 6 नहीं हो सकता। इसका मतलब इस y में जो मेरी रेंज है, मैं कोई भी रियल नंबर रख सकता हूँ लेकिन 12 नहीं रख सकता, क्योंकि 12 आते ही ये 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब 6 मैं रख नहीं सकता, तो 6 रखने से ये आता है 12। तो इसका मतलब मैं जो भी नंबर रखूँगा y का कुछ ना कुछ आंसर मेरे पास आएगा, रेंज आएगी, पर रेंज कभी भी 12 नहीं आ सकती, क्योंकि रेंज 12 तब आएगी जब x 6 रहा हो। तो हमने दोनों बातें सॉल्व कर ली कि इसमें क्या पुट कर सकते हैं, कोई रियल नंबर पर 6 नहीं, और क्या हमें मिलेगा, कोई रियल नंबर पर 12 नहीं। 12 क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि 12 मिलता है 6 रखने पर, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो फंक्शन के बारे में मैंने शॉर्ट टाइम में बताने की कोशिश करी और डोमेन और रेंज के एक 2 क्वेश्चन कराए, आपको सेकंड एक्सरसाइज भी समझ में आई होगी। सेकंड पार्ट में इसकी बची हुई नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसके बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप कोशिश करते रहें, और आपके कोई भी डाउट हैं तो आप मेरे से ज़रूर पूछें।